चलो बच्चों, तो आज स्टेट का पहला चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करें, कलेक्शन ऑफ डेटा। देखो, हम लोगों ने कल स्टैटिस्टिक में पहले चैप्टर में कुछ जो है वो इंट्रोडक्शन समझी थी। डेटा किसे कहते हैं उसके बारे में हमने समझा था। डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन कहलाता है ना। और स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन हमने देखी थी, जिसमें स्टेट की डेफिनेशन यही बताती है कि स्टैटिस्टिक मीन्स कि डेटा को कलेक्ट करना, फिर उसे एनालिसिस करना और फिर उस पर से कुछ जो है वो रिजल्ट बनाना, इसे स्टैटिस्टिक कहते हैं। तो स्टैटिस्टिक में सबसे पहले ज़रूरी होता है डेटा, मतलब इंफॉर्मेशन। कल हम लोगों ने इसके बारे में समझा था और उसके आगे हमने डेटा के टाइप्स देखे थे, प्राइमरी सेकेंडरी डेटा, है ना, उनके टाइप्स हमने जो है वो ये समझे थे। अब हम लोग ये जो है वो ये आगे मेथड्स देख रहे थे कि अगर कोई भी डेटा कलेक्ट करना हो, प्राइमरी डेटा जो पहली बार कलेक्ट किया जाता है, वो डेटा अगर हमें कलेक्ट करना हो तो वो कैसे हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए दो मेथड हमने कल समझी थी, वो थी डायरेक्ट इंक्वायरी एंड इनडायरेक्ट इंक्वायरी। कल हमने दो मेथड समझी थी ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंक्वायरी। आज हम लोग तीसरी मेथड समझे, वो आती है मेथड ऑफ क्वेश्चनरी। मेथड ऑफ क्वेश्चनरी, तो मेथड ऑफ क्वेश्चनरी वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों में आती है। कल हमने जो दो मेथड समझी थी, डायरेक्ट इंक्वायरी और इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट में क्या था कि जब कोई पर्सन डायरेक्टली खुद पर्सनली जाकर घर घर जाकर इंफॉर्मेशन लेकर आता हो। हमने बताया था ना कल एग्जाम्पल में कि कोई एक सोसाइटी में आपको किसी की इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आप घर घर जाकर खुद अगर पर्सनली जाकर इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो इसे कहते हैं डायरेक्ट इंक्वायरी। और अगर कोई पर्सन खुद न जाता हो लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन को, कोई संस्था को, या तो कोई पर्सन को जो है वो ये फीस देकर, पैसे देकर काम सौंप देता हो, तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट इंक्वायरी। और अब वैसे ही तीसरी मेथड जो आती है ना, मेथड ऑफ क्वेश्चनरी, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों में जो है वो पॉसिबल है। तो क्या है इस मेथड में, पहले उसकी डेफिनेशन समझें। कहते हैं अ लिस्ट ऑफ लॉजिकली अरेंज क्वेश्चन relevant to the object of study is made. The space between the question is provided for the answers. A list of question prepared in such a way is called a questionnaire. तो सबसे पहले कहें कि क्वेश्चनरी मतलब क्या, व्हाट इज क्वेश्चनरी। तो क्वेश्चनरीज का सिंपल मीनिंग वो कहते हैं कि एक छोटा सा जो है वह फॉर्म टाइप तैयार करना, जिसके अंदर सब क्वेश्चंस लिखे हो और साथ में आंसर लिखने की थोड़ी सी स्पेस भी हो। कहते हैं अ लिस्ट ऑफ लॉजिकली अरेंज क्वेश्चन रिलेवेंट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टडी इज मेड। आपको जिस चीज़ की स्टडी करनी है ना, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसके रिलेटेड जब क्वेश्चन अच्छी तरह से अरेंज किए गए हो, एंड द स्पेस बिटवीन क्वेश्चन इज प्रोवाइडेड फॉर द आंसर, और क्वेश्चन के बीच में स्पेस भी रखी गई हो जिसमें आंसर लिख सके। अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन प्रिपेयर्ड इन सच अ वे इज कॉल्ड अ क्वेश्चनरी। इस तरह से जो क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं ना, उसे कहते हैं क्वेश्चनरीज। हम लोग सिंपल भाषा में कहते हैं क्वेश्चनरीज मतलब एक सिंपल सा फॉर्म। आप जो है वो कभी बैंक में जाते हो तो बैंक में फॉर्म भरते हो, आपके स्कूल में कितने सारे फॉर्म्स आपने भरे होंगे, या कोई भी जगह पर आप फॉर्म भरते हो तो जनरली उसमें क्या होता है, तो अलग अलग क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं। क्वेश्चन मतलब आपका नेम, एड्रेस या अदर चीज़, आपको ये चीज़ पसंद है या नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं ना। और उन क्वेश्चंस के बीच में छोटी छोटी गैप भी होती है, जगह होती है कि जिसमें आप आंसर लिख सको। तो इस तरह से जो पूरा फॉर्म, या समझो जो सब क्वेश्चन एक साथ लिखे जाते हैं, तो इसे कहते हैं क्वेश्चनरी। एंड द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चनरी इज कॉल्ड मेथड ऑफ क्वेश्चनरी। इस मेथड से जो इन्फॉर्मेशन ली जाती हो ना, उसे कहते हैं मेथड ऑफ क्वेश्चनरी। मतलब ये मेथड में क्या किया जाएगा पता है, कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, उस इंफॉर्मेशन के लिए पहले आप एक फॉर्म बना लो जिसके अंदर सब आप क्वेश्चंस लिख लोगे, और वो फॉर्म लेकर जब आप पर्सनली या किसी और को देकर, मैंने बताया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जब आप घर घर जाकर वो इंफॉर्मेशन जब लेकर आते हो, तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं मेथड ऑफ क्वेश्चनरी। अगर आपको आपकी सोसाइटी में कितने लोग रहते हैं, वो कितने लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं, कितने जो है वो ये मैरिड हैं, कितने अनमैरिड हैं, हाँ, कितने जॉब करते हैं या कितने लोग जॉब नहीं करते, ऐसी कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। तो जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, उसके लिए आप जो है वो एक फॉर्म बना लो,
और वो फॉर्म बनाकर आप घर घर जाकर जो है वो ये सबसे पूछोगे। आता है ना, आप लोगों ने कितनी बार देखा होगा कि कितनी बार म्यूनसिपालिटी के लोग आप लोगों के घर पर इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेने आते हैं। उनके हाथ में एक फॉर्म होता है, फिर वो आपसे पूछते हैं कितने लोग लिटरेट हैं या इलिटरेट है, फिर उसमें टिक करते हैं। फिर कितने लोग मैरिड है या अनमैरिड है, ऐसे क्वेश्चंस वो पूछते हैं ना, और इन्फॉर्मेशन वो लेकर जाते हैं। तो इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो ना, इस तरह से डेटा जो कलेक्ट किया जाता है, इसको कहते हैं मेथड ऑफ क्वेश्चनरी। तो मेथड ऑफ क्वेश्चनरी में पता है सबसे खास बात क्या आती है कि आप जो क्वेश्चनरी तैयार करते हो, मतलब आप जो फॉर्म तैयार करते हो ना, वो फॉर्म एक आइडियल फॉर्म होना चाहिए। एक जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी बताता है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल क्वेश्चनरी। आप जो फॉर्म तैयार करते हो वो एक आइडियल मतलब एक परफेक्ट फॉर्म होना चाहिए। आप जब किसी से इंफॉर्मेशन ले रहे हो और तो उसमें सब क्वेश्चन वैसे ही होने चाहिए ना कि जो वो उस इंफॉर्मेशन के रिलेटेड हो, उस टॉपिक के रिलेटेड हो। टॉपिक के बाहर के क्वेश्चन पूछना या यहाँ वहाँ की बातें उस फॉर्म में लिख देना, तो बताओ वो फॉर्म करेक्ट कहलाएगा? जब आप कोई क्वेश्चनरी तैयार करते हो, एक परफेक्ट फॉर्म तैयार करते हो, तो उसके क्या कैरेक्टर होने चाहिए, कौन कौन सी बातें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, तो समझो ध्यान से। सबसे पहले एन एप्रोप्रिएट टाइटल। सबसे पहले उस फॉर्म का एक परफेक्ट टाइटल होना चाहिए कि जिससे जब आप फॉर्म सामने वाले को दे रहे हो, अगर खुद भर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप सामने वाले को फॉर्म दे रहे हो तो वो कम से कम ऊपर का टाइटल पढ़ के ही पहले समझ जाए कि ये फॉर्म किसके बारे में है। सही बात है ना, कि अगर नॉर्मल आप जनरल क्वेश्चंस लिख रहे हो तो उसके रिलेटेड जो है वो टाइटल होना चाहिए। अगर आप लिटरेसी के बारे में पूछ रहे हो तो उसके रिलेटेड टाइटल होना चाहिए। फॉर्म का सबसे पहले, एक क्वेश्चनरी का सबसे पहले अच्छा टाइटल होना चाहिए कि जिससे वो टाइटल देखकर हर कोई पहचान जाए किसके बारे में ये क्वेश्चंस होंगे। देन मिनिमम क्वेश्चंस। फॉर्म में जितना हो सके मिनिमम क्वेश्चंस होने चाहिए, जो जरूरी क्वेश्चन हो वही लिखने चाहिए। क्योंकि आप किसी अगर दूसरे को फॉर्म भरने के लिए देते हो ना, और उसमें अगर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आपने 30-40 क्वेश्चन एक साथ एक फॉर्म में लिख दिए हैं, तो जिससे आप इन्फॉर्मेशन लेने जाओगे ना, वो फॉर्म के क्वेश्चंस भरते भरते भी जो है वो बोर हो जाएगा, कंटाल जाएगा कि इतने सारे जो है वो ये क्वेश्चंस भाई कैसे फील करें। ठीक है, इसीलिए फॉर्म में या क्वेश्चनरी में जितने हो सके मिनिमम क्वेश्चंस होने चाहिए। कहते हैं कि भाई 25 या उससे ज़्यादा क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। हमेशा हमेशा उससे कम क्वेश्चंस होने जितने। हाँ, अगर ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है तो ज़्यादा क्वेश्चंस लिखो, नहीं तो नहीं। तो आपके फॉर्म में जितने हो सके उतने कम क्वेश्चंस होने चाहिए, जो ज़रूरी है वही। क्वेश्चन शुड बी सिंपल, और क्वेश्चन जो है वो एकदम सिंपल होने चाहिए। इतने सिंपल कि सामने वाला जो है वो ये इजीली समझ सके क्वेश्चन में क्या है। एकदम डिटेल में या एकदम हम लोग कोई मैथ्स के प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं कि वर्ड प्रॉब्लम की तरह बड़े बड़े क्वेश्चन उसमें हो, नहीं। एकदम सिंपल क्वेश्चन होने चाहिए। भाई उससे अगर पूछना है कि आप लिटरेट हो या नहीं, तो आर यू एजुकेटेड और नॉट, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन होना चाहिए ना, बराबर ना। और क्वेश्चन भी कैसा होना चाहिए पता है, कि कंसिस्टेंट, एक तरह के जो है वो ये ऐसा क्वेश्चन कि जिससे सामने वाले को बुरा ना लगे। आप डायरेक्टली पूछोगे ना आर यू लिटरेट और इलिटरेट, तो ये क्वेश्चन गलत कहलाए। लिटरेट इलिटरेट ऐसा नहीं, उसे पूछना है आर यू एजुकेटेड और नॉट, ऐसा फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए ना, है ना। या तो व्हाट इज़ योर एजुकेशनल लेवल, कि आपकी एजुकेशनल लेवल कितनी है, कहाँ तक पढ़े हो, ऐसे सिंपल क्वेश्चन जो है वो ये उसमें होने चाहिए। देन अरेंजमेंट शुड बी लॉजिकल। अरेंजमेंट शुड बी लॉजिकल, कि क्वेश्चंस की जो अरेंजमेंट हो ना, वो अरेंजमेंट लॉजिकल होनी चाहिए। लॉजिकल मतलब पहले कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहिए, फिर कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहिए, ऐसे इनकी अरेंजमेंट परफेक्ट होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए। कभी ऐसा नहीं कि आपने जो है वो क्वेश्चंस की अरेंजमेंट ही गलत हो, तो कितनी बार आपकी इम्पैक्ट, आपकी असर जो है वो ये गलत हो जाती है। जैसे कि अगर आप जो है वो ये कोई मोबाइल फ़ोन के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हो, एक सर्वे करने जा रहे हो, सबसे पूछने जा रहे हो, और आप जो है वो ये उसमें आप पहला क्वेश्चन ऐसे लिखो कि आप कौन सी कंपनी का मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो। ठीक है ना, आपने अगर पहला क्वेश्चन ऐसा लिखा है कि आप कौन सी कंपनी का मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, तो बताओ ये अरेंजमेंट गलत हो गई ना। आप पहले पूछ रहे हो कौन सी कंपनी का फ़ोन यूज़ करते हो, फिर आप पूछ रहे हो कि आप फ़ोन यूज़ करते हो, तो ये गलत है।
पहले ये क्वेश्चन आना चाहिए ना कि क्या आप फ़ोन यूज़ करते हो, येस और नो। अगर वो हाँ या ना कह रहा है तो फिर दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए कि आप कौन सी कंपनी का फ़ोन यूज़ करते हो। तो इस तरह से जब आप जो है वो ये क्वेश्चनरीज तैयार करते हो तो उसका अरेंजमेंट परफेक्ट होना चाहिए। देन पर्सनल लाइफ क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड। कोई भी पर्सनल लाइफ क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कि जिससे सामने वाले की फीलिंग्स को जो है वो ये कहते हैं ना कि भाई हर्ट हो, ऐसा क्वेश्चन हो सके तो अवॉइड करना चाहिए। जैसे कितने लोग होते हैं वो अपने मैरिटल स्टेटस के बारे में नहीं बताना चाहते, कितने लोग अपनी जो है वो प्रॉपर सैलरी नहीं बताएंगे, कितने लोग के अपनी कोई प्रॉपर एज नहीं बताएंगे, या कुछ भी हो ऐसे क्वेश्चन जो वो बताना नहीं चाहते तो उसे जो है वो नहीं पूछना चाहिए। या तो फिर उस क्वेश्चन के पास में ब्रैकेट में लिख देना चाहिए ऑप्शनल, है ना, या नॉट रिक्वायर्ड। आते हैं ना, आपने कितने सारे फॉर्म देखे होंगे जिसमें जो है वो कुछ क्वेश्चंस के पास में लिखा हुआ था ऑप्शनल, तो ये इन्फॉर्मेशन देनी हो तो ठीक है, ना देनी हो तो भले ना दो, लिखा होता है ना ऐसा फॉर्म में। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करना चाहिए। देन आंसर्स शुड बी फ्री फ्रॉम कैलकुलेशन। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस उनसे नहीं पूछना चाहिए कि जिससे भाई उन्हें कैलकुलेशन करनी पड़े या बहुत टाइम जाए उनका। आंसर्स ऐसे होने चाहिए कि जिसमें कैलकुलेशन करने की उन्हें ज़रूर ना पड़े, वो इजीली आंसर लिख सके, बरोबर ना। कि अगर आपको जो है वो ईयरली इनकम पूछनी हो किसी से, तो भाई ईयरली इनकम कितनी है तो वो काउंट कर लेंगे। फिर आप उसमें ऐसे पूछो पर डे इनकम कितनी है, तो पूरे साल की जगह पूरे एक दिन की इनकम ढूंढने जाएंगे तो उन्हें शायद कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चन जितना हो सके उतना नहीं पूछना चाहिए। ओके, एंड देन मल्टीपल अल्टरनेटिव शुड बी आस्क्ड। हो सके तो अल्टरनेटिव क्वेश्चंस जो है वो ये उन्हें पूछने चाहिए, अल्टरनेटिव टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल अल्टरनेटिव्स। इसका मतलब कि जिन क्वेश्चंस में ऑप्शन हो तो वैसे जो है क्वेश्चंस जितने हो सके ज़्यादा पूछने चाहिए। जैसे जो है वो आर यू एजुकेटेड, येस और नो, तो नीचे खाली 2 ऑप्शन होते हैं ना, नीचे 2 ऑप्शन एंड बॉक्स बनाकर वो फॉर्म में ऑप्शन रख देते हैं, येस और नो, सिर्फ टिक करो, लिखने की ज़रूर ना पड़ेगी। देन व्हाट इज़ योर एजुकेशनल लेवल, आप कहाँ तक पढ़े हो, तो उसमें लिखेंगे ना कि भाई ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन, या सिर्फ जो है 12th स्टैंडर्ड, ऐसे 3-4 ऑप्शन दे दे। फिर आप कहाँ तक पढ़े हो तो उसमें से वो ऑप्शन टिक कर देंगे। सही बात कि नहीं? तो जितने हो सके इतने मल्टीपल अल्टरनेटिव्स जो है वो ये होने चाहिए कि जिससे कोई भी पर्सन इजीली फॉर्म भर सके। तो देखो, जब आप एक परफेक्ट क्वेश्चन, एक परफेक्ट फॉर्म तैयार करोगे ना, तभी आप लोग सही तरह से सामने वाले से इन्फॉर्मेशन ले पाओगे, और सामने वाला भी आपको इजीली जो है वो इन्फॉर्मेशन देगा। आपका फॉर्म ही जो है वो सही नहीं होगा, या क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होंगे, बड़े क्वेश्चन होंगे, लॉजिकल नहीं होंगे, तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए ना, वो इन्फॉर्मेशन भी आपको सही तरह से मिलेगी नहीं। ओके, तो एक आइडियल क्वेश्चनरीज किसे कहते हैं वो हमने समझा ना। अब ये क्वेश्चनरी तो तैयार हो जाती है, क्वेश्चनरी तो तैयार हो गई, चलो आपने घर पे जो है वो ये फॉर्म भर दिया, फॉर्म तैयार कर लिया। अब आपको इन्फॉर्मेशन जब लेने जाना है तो अब पॉइंट आता है ना कि आप सामने वाले से इन्फॉर्मेशन लोगे कैसे, किस तरह से इन्फॉर्मेशन लोगे। तो उसके लिए अब दूसरा पॉइंट आता है जो बताता है कि भाई मेथड ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन बाय क्वेश्चनरीज। क्वेश्चनरी के थ्रू किस मेथड से आप इन्फॉर्मेशन लेते हो, तो उसमें 2 मेथड आती है, बाय पोस्ट एंड बाय एन्यूमरेटर, बाय पोस्ट एंड बाय एन्यूमरेटर्स। तो जब आपको क्वेश्चनरीज के थ्रू इन्फॉर्मेशन लेनी, आपने फॉर्म तैयार किया और उसके बाद आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन लेने जाना हो, तो कैसे, तो उसके 2 मेथड ना, पोस्ट के थ्रू या एन्यूमरेटर के थ्रू। क्या है इन मेथड में, सबसे पहले समझें। सबसे पहले बाय पोस्ट, क्वेश्चनरी बाय पोस्ट। इसमें आता है कि आफ्टर प्रिपेयरिंग एन आइडियल क्वेश्चनरी इट इज डिस्पैच्ड बाय पोस्ट टू रिस्पोंडेंट from whom the information is to be collected along with a request to complete and return it in a given period of time। इसका मतलब जब आप पहले एक आइडियल क्वेश्चनरी, एक परफेक्ट फॉर्म जब तैयार कर लेते हो ना, तो आपको जो एरिया में
जो एरिया में आपको जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसमें बाय पोस्ट वो डिस्पैच कर दिया जाता है, उतने फॉर्म उस एरिया में भेज दिए जाते हैं। जैसे आप कोई पर्टिकुलर एरिया में रहते हो, उस पर्टिकुलर एरिया में 10,000 लोग रहते हैं, तो पॉसिबल ना हो कि आप 10,000 लोगों के पास जो है वो ये पर्सनली जाओ, लेकिन पोस्ट ऑफिस आपके लिए ये काम करती है कि आपने जितने भी फॉर्म बनाए हैं उसमें आपने 10,000 फॉर्म तैयार कर लिए और वो फॉर्म पोस्ट के थ्रू उस एरिया के सभी घर में भिजवा दिए, उस एरिया के सभी घर में पोस्ट के थ्रू वो फॉर्म भिजवा दिए, बराबर, विथ रिक्वेस्ट टू कंप्लीट एंड रिटर्न इट इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये रिक्वेस्ट के साथ, इस रिक्वेस्ट के साथ कि जिससे कि वो हर एक पर्सन, जितने भी लोगों को, समझो 10,000 लोगों को भी आपने वो फॉर्म भेजे हैं, तो वो सभी लोग वो कंप्लीट करके और फिर से आपको रिटर्न करें, मतलब फिर से पोस्ट में डाल दें, पोस्टमैन को दे दें कि जिससे आप तक वो फॉर्म पहुंच जाए। तो मैंने 10,000 फॉर्म बनाए हैं, ठीक है ना, वो सभी फॉर्म पोस्ट के थ्रू मैंने 10,000 घरों में भेज दिए। अब वो सभी लोग वो फॉर्म भर देंगे। अगर एक आइडियल क्वेश्चनरी होगा, एक सही फॉर्म होगा, तो हर कोई वो फॉर्म भर देगा और वो सब फॉर्म फिर वो मुझे वापस भेज देंगे, तो जिससे मुझे 10,000 लोगों की परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ना। इसे कहते हैं क्वेश्चनरी बाय पोस्ट। पोस्ट के थ्रू जो है वो ये भेजना। पहले के टाइम में पोस्ट के थ्रू ही चलता था, लेकिन अब के टाइम में, अब जो टेक्नोलॉजी जो है वो ये आ चुकी है, तो अब के टाइम में अब ये मेथड ईमेल के थ्रू, मोबाइल फ़ोन के थ्रू होती है। मेल होता है ना, अब 10,000 लोगों को पोस्ट नहीं भेजनी पड़ती, 10,000 लोगों को ईमेल कर दिया जाता है, मेल भेज दिया जाता है कि जिससे सभी लोग वो फॉर्म भर कर और आपको रिटर्न मेल कर देते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं क्वेश्चनरी बाय पोस्ट। इसके काफ़ी सारे फायदे हैं, सुनना ध्यान से बेटा, मैं पॉइंट से ओरली बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इसमें जब बहुत बड़ा एरिया हो और बहुत बड़े एरिया में से जब आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो ना, तो ये मेथड बहुत अच्छी है। सही बात ना, समझो 10,000 लोगों का एक पूरा एरिया है और पूरे एरिया में से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो 10,000 लोगों के घर घर जाना थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करता है, टाइम जाता है उसमें, लेकिन बाय पोस्ट वो इजीली हो जाता है। ये मेथड इजी पड़ती है और इसमें जो है भाई एक्सपेंसेस, खर्चा भी ज़्यादा नहीं लगता। इन मेथड के थ्रू कि जहाँ पर आपको पर्सनली जाना जो है वो पॉसिबल ना हो, कितने सारे दूर के ऐसे एरियाज़ हो कि जहाँ आप पर्सनली नहीं पहुँच पाते हो, तो ऐसे एरियाओं में भी बाय पोस्ट के थ्रू आप इजीली इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो फ़ायदे हैं क्वेश्चनरी बाय पोस्ट, इसके बहुत सारे फ़ायदे, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ प्रॉब्लम भी आती है इस मेथड से। जैसे कि कौन सी प्रॉब्लम? सबसे पहले अगर आपने पोस्ट के थ्रू सबको ये इन्फॉर्मेशन भेजी, तो अगर उन एरियाओं में से कोई इलिटरेट पर्सन हुआ, बराबर, तो ये मेथड बिल्कुल भी काम नहीं आएगी, एकदम यूजलेस हो जाएगी। अगर आपने फॉर्म सबको भेजा है बाय पोस्ट, लेकिन अगर कोई पर्सन इलिटरेट है, कोई घर में कोई भी पढ़ा लिखा ना हो, तो वो आपको कैसे इसका आंसर दे पाएंगे? और ऐसे अगर कुछ घर हो तो वो उन घर में से तो फिर पूरा आंसर आपको मिलेगा नहीं ना, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी नहीं, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। या तो कितनी बार आपने जिस एरिया में जो है वो ये फॉर्म भेजे हो और वो पर्सन, वो लोग अगर जो है वो ये कहते हैं इतने अवेयर ना हो, इतने एजुकेटेड ना हो, इतने अवेयर ना हो, तो भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। होता है ना, कितनी बार जो है वो ये आपके घर में ही अगर फॉर्म आया हो और ऐसी रिक्वेस्ट हो कि भाई प्लीज़ ये फॉर्म भर के वापस पोस्ट ऑफिस में रिटर्न कर दो, तो कितनी बार लोग जो है वो ये आलस की वजह से ही वो लोग फॉर्म नहीं भरते, या आधा अधूरा फॉर्म भर के जो है वो ये छोड़ देंगे। होता है ना ऐसा, अपनी लेजीनेस की वजह से जो है वो ये पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। कोई लोग फॉर्म ना भरे तो कोई जो है वो ये गलत भर दें या झूठा मूठा नाम लिख दें। अब मैंने बाय पोस्ट, सपोज एक एग्जांपल कि मैंने 10,000 लोगों को जो है वो ये भेजा है फॉर्म, बराबर, और उनमें से कितने लोगों ने अगर गलत इन्फॉर्मेशन ही भर दी हो, तो उन्होंने नाम गलत लिख दिए हो अपना, या अपनी एड्रेस गलत, कोई फ़ोन नंबर गलत लिख दिए हो, तो मेरे पास कहाँ से करेक्ट इन्फॉर्मेशन आएगी? तो लिमिटेशंस है ना कि इनसे हो सकता है कि भाई इन्फॉर्मेशन करेक्ट ना मिले। मैं पर्सनली जाकर घर घर पूछता तो मुझे पूरी परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती, लेकिन इसमें कितनी बार जो है वो ये गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। तो इसीलिए क्वेश्चनरी बाय पोस्ट एक अच्छी मेथड भी है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इसलिए दूसरी मेथड आती है, वो मेथड आती है क्वेश्चनरी
बाय एन्यूमरेटर। एन्यूमरेटर मतलब वो कहलाता है कि जब कोई पर्सन, एन्यूमरेटर मतलब कोई पर्सन जिसे ये काम सौंपा हो, वो पर्सन जब क्वेश्चनरी लेकर मतलब वो फॉर्म लेकर खुद घर घर जाता हो और खुद सबसे अपने सामने बैठकर वो फॉर्म भरता हो या भरवाता हो, तो इस मेथड को कहते हैं मेथड ऑफ एन्यूमरेटर, है ना, या क्वेश्चनरी बाय एन्यूमरेटर। इन दिस मेथड एन्यूमरेटर कैरी द क्वेश्चनरी एंड पर्सनली मीट द रिस्पोंडेंट्स। सॉरी, दो बार आ गया इसमें। कैरी द क्वेश्चनरी एंड पर्सनली मीट द रिस्पोंडेंट्स। रिस्पोंडेंट्स मतलब कि जिससे रिस्पॉन्स लेना हो, जिनसे इंफॉर्मेशन लेनी हो। तो जब कोई पर्सन खुद वो क्वेश्चनरी, वो फॉर्म लेकर पर्सनली उनसे मिलने जाता हो, and in this method enumerator themselves contact the respondents and get response to the questions। वो खुद पर्सनली उन रिस्पोंडेंट्स के पास जाता है और उनसे क्वेश्चन भरवाता है या उनसे रिस्पॉन्स लेता है। और ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा बेटर कहलाती है। ये जब आपके घर पे भी कितनी बार म्यूनसिपैलिटी के लोग आते होंगे और वो आपसे खुद इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आपको कोई फॉर्म नहीं दे देते, लेकिन वो खुद आपसे पूछते हैं और अपने फॉर्म में वो फिल करते जाते हैं, होता है ना ऐसा। इसे कहते हैं क्वेश्चनरी बाय एन्यूमरेटर। और इसके फ़ायदे हैं, इससे हमेशा पूरी इन्फॉर्मेशन और रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसमें आधी अधूरी नहीं मिलेगी। जैसे हमने बाय पोस्ट में देखा, कोई इन्फॉर्मेशन ही ना दे, आधी अधूरी दे तो। लेकिन एन्यूमरेटर के थ्रू हमेशा आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आधी नहीं, और करेक्ट मिलेगी इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी उन लोगों से भी जो लोग इलिटरेट हैं। जब आप पर्सनली जाओगे और अगर सामने वाला पर्सन इलिटरेट भी हुआ तो वो पढ़ेगा नहीं, तो कम से कम आप उनसे ओरली क्वेश्चन पूछ कर उनसे जवाब तो ले सकते हो ना। आप खुद उनसे क्वेश्चन पूछ कर और उनसे आंसर्स, उनसे जो है वो रिस्पॉन्स ले सकते हो। तो इसीलिए जो इलिटरेट पर्सन है उनसे भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसमें जो है वो कभी भी कोई भी क्वेश्चनरीज जो है वो गुम हो जाए, ख़राब हो जाए, फट जाए, उसका जो है वो ये चांसेस नहीं रहते। बाय पोस्ट ये चांसेस रहते हैं, कोई फॉर्म गुम हो जाए तो, कोई फट गया तो, और इनसे ये चांसेस नहीं रहती। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं, पूरी मिलेगी और पूरी रिलायबल, हमेशा विश्वासकारक, कोई झूठ भी नहीं होगा, बराबर। तो एन्यूमरेटर के थ्रू ये फ़ायदे हैं, लेकिन फिर भी इनकी भी कुछ जो है वो लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले एन्यूमरेटर मतलब ऐसे लोग जो क्वेश्चनरीज लेकर, ऐसे फॉर्म लेकर घर घर जाकर पूछते हैं, सबसे पहले तो ऐसे एक्सपीरियंस लोग ढूंढना बहुत मुश्किल है। पता है, इनके लिए लोगों में एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हाँ भाई कैसे लोगों से क्वेश्चन पूछना है, फॉर्म भरवाना है। अगर इन एन्यूमरेटर को ही अगर एक्सपीरियंस ना हो तो वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं ले आएंगे। और या तो फिर अगर एन्यूमरेटर को बहुत बड़ा एरिया में अगर भेजना हो, समझो वैसे ही 10,000 लोगों, 10,000 घरों में से इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो एक एन्यूमरेटर अगर 10,000 घर में जाएगा तो उसके लिए वो फीस बहुत लेगा, जिसकी वजह से खर्चा बहुत हो जाता है। एन्यूमरेटर को काफ़ी फीस देनी पड़ती है, इसकी वजह से ये मेथड थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती है। या तो फिर अगर ये एन्यूमरेटर खुद अगर जो है वो हॉनेस्ट नहीं हुआ, खुद अगर ईमानदार नहीं है, तो वो क्या करेगा पता है, सबसे जो है वो ये क्वेश्चंस पूरे नहीं भरवाएगा, आधे अधूरे, या तो आधे घर में जाएगा, आधे नहीं। होता है ना, कोई लेजी पर्सन होते हैं, मैंने किसी को काम सौंपा हो कि भाई जाओ ये फॉर्म लेकर जो है वो ये घर घर जाकर 10,000 घरों में से भरवा के लाना। अब वो 2 घर जाएगा, 1 घर छोड़ देगा, 2 घर जाएगा, 1 घर छोड़ देगा, थोड़ा सा लेजी हो, वरना हॉनेस्ट ईमानदार ना हो, तो वो खुद प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं लाएगा और जिससे मुझे भी इन्फॉर्मेशन वो बरोबर नहीं मिलेगी। सही बात है ना। और इसी वजह से कह सकते हैं कि जब बहुत बड़े एरिया में ये मेथड यूज़फुल होती नहीं है, बहुत बड़े एरिया में अगर जो है वो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो ये मेथड यूज़फुल नहीं है, क्योंकि अकेले एन्यूमरेटर इतने बड़े एरिया में जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता या कॉस्टली हो जाता है, और इनमें टाइम भी बहुत जाता है, जिसकी वजह से जो है ये टाइम कंज्यूमिंग भी कहलाता है। अब एन्यूमरेटर को काम सौंपा है 10,000 घरों में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो हो सकता है कभी वो जाए, कभी न जाए, कभी लेट जाए। तो हमारा जो गोल हो ना कि भाई इतने दिनों में काम पूरा हो जाना चाहिए, वो परफेक्टली पूरा हो पाता नहीं है। तो क्वेश्चनरीज के थ्रू भी इंफॉर्मेशन मिलती है, वो गलत नहीं है, लेकिन
लेकिन इनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, तो देखो अब तक हमने इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो है वो ये अलग अलग मेथड देखी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंक्वायरी या क्वेश्चनरीज के थ्रू भी, बाय पोस्ट, बाय एन्यूमरेटर देखा। ये सब जो खुद इंफॉर्मेशन लेने जाते हैं ना, तो ये इंफॉर्मेशन कहलाती है प्राइमरी डेटा। हमने स्टार्टिंग में समझा था ना, अभी तक जो भी हमने मेथड देखी इनमें खुद इंफॉर्मेशन लेने जाते हैं या खुद पोस्ट के थ्रू भेज रहे हैं, वो मतलब पहली बार इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये सब क्या कहलाता है, प्राइमरी डेटा कहलाता है। अब हम लोग दूसरा पार्ट देखें तो दूसरा पॉइंट आता है अब सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा किसे कहते हैं? कहते हैं व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर और एजेंसी यूज द डेटा already collected by any other agency or investigator, then such data becomes secondary data for the users. जब कोई इन्वेस्टिगेटर या एजेंसी, पहले ही कोई दूसरी एजेंसी या इन्वेस्टिगेटर ने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है ना, वही इन्फॉर्मेशन का यूज़ करता हो ना, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन कहलाती है सेकेंडरी डेटा। हमने पहले भी समझा था, सेकेंडरी डेटा मतलब कहलाता है जो ऑलरेडी यूज़ किया हुआ डेटा हो वो। अब जैसे मैंने कल भी एक एग्जांपल दिया था कि अगर पूरी कंट्री का सेंसस काउंट करना है, जैसे अभी 2021 में काउंट होगा, पूरी कंट्री का जैसे सेंसस काउंट करना है तो वो गवर्नमेंट काउंट करेगी, उसे कहेंगे प्राइमरी डेटा। गवर्नमेंट पता है ना, बाय एन्यूमरेटर अपने लोगों को जो है वो घर घर भेजेगी पूरी कंट्री में और ये इन्फॉर्मेशन काउंट होगी, तो वो प्राइमरी डेटा कहलाए। लेकिन अगर वही इन्फॉर्मेशन फिर मुझे चाहिए तो क्या मैं भी घर घर जाऊंगा पूरी इंडिया में? नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ने जो इन्फॉर्मेशन ली है उसी इन्फॉर्मेशन का फिर मैं यूज़ करूंगा, तो इसलिए वो इन्फॉर्मेशन मेरे लिए क्या होगी, सेकेंडरी डेटा। गवर्नमेंट के लिए वो प्राइमरी डेटा कहलाई, उन्होंने पहली बार काउंट की, लेकिन मेरे लिए वो क्या कहलाई, सेकेंडरी डेटा। आ रहा है ध्यान? तो ये सेकेंडरी डेटा जैसे होता है ना, ये सेकेंडरी डेटा कहाँ से मिलता है? अब समझो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं खुद नहीं जाऊंगा, प्राइमरी डेटा नहीं बनाना है, मैं खुद पर्सनली सबसे इन्फॉर्मेशन नहीं लूँगा, जिन्होंने ऑलरेडी ढूंढ लिया है मैं उनसे इन्फॉर्मेशन लूँगा, लेकिन किसने ढूंढा होगा, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? तो कहते हैं सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज, वो दो टाइप के सोर्सेज आते हैं। सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? तो या तो वो पब्लिश्ड डेटा में से या तो अनपब्लिश्ड डेटा में से। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या तो वो पब्लिश्ड डेटा होते हैं, मतलब जो जनरली बाहर पब्लिश्ड होते हैं, पब्लिश किए हुए, या तो अनपब्लिश्ड जो पब्लिश किए हुए न हो। तो इनके बारे में अगर हम समझें, सबसे पहले आता है सेकेंडरी डेटा फ्रॉम पब्लिश्ड सोर्सेस, कि जो पब्लिश किए हुए होते हैं, तो कौन कौन से जो है वे पब्लिश किए हुए होते हैं अगर आप समझो, तो उनमें सबसे पहले आता है गवर्नमेंट या तो सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। कितनी सारी गवर्नमेंट की जो है वो ऐसी पब्लिकेशंस, मतलब ऐसी संस्थाएं होती हैं, या तो सेमी गवर्नमेंट की संस्थाएं होती हैं, कि जो लोग काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बाहर पब्लिश करते हैं। जैसा एग्जांपल है ना, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नाम सुनना, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO कहते हैं। ये संस्था वो पूरी इंडिया की स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन देती है, नंबर वाइज इन्फॉर्मेशन देती है, काफ़ी सारी, कितने लोग लिटरेट इलिटरेट हैं, या अदर इन्फॉर्मेशंस भी, कितनी इनकम लोगों की कितनी है, एजुकेटेड कितने हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन। या तो इंडिया में NSSO, और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग। या तो सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, जो कंट्री का सेंसस काउंट करते हैं। एग्रीकल्चर के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, ये सब गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं कि जो लोग अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन और पब्लिश करते हैं अपनी वेबसाइट में, मैगजीन्स में, उन सब जगह पर पब्लिश होती है। ठीक है, या तो फिर सेमी गवर्नमेंट जो कहलाते हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC, या तो फिर जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो काम करते हैं गवर्नमेंट के, वो या तो फिर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए काम करते हैं वो। ये सब भी थोड़े थोड़े टाइमिंग में अपनी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, कितने लोगों ने जो है वो ये इंश्योरेंस लिया है, कितने लोगों का जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कौन कितना यूज़ करता है, ये सब संस्थाएं अपनी अपनी तरह से इंफॉर्मेशन बाहर रखती है ना, और वहाँ से आप लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हो। या तो दूसरा आता है इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस,
मतलब वो पब्लिकेशंस जो पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन रखती है, जैसे कि हमें पता ही है यूनाइटेड नेशंस UN, या IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस। ये सब इंटरनेशनली दुनिया के हर देशों के लिए अपनी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ दूसरा आता है रिपोर्ट ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। जो भी तरह के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ऐसी काफ़ी सारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो अलग अलग टॉपिक के ऊपर रिसर्च करती हैं और उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो ये प्रोवाइड करती हैं और बाहर मैगज़ीन्स में अपनी वेबसाइट्स पर जो है वो ये उसे इश्यू करती हैं। जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में से अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो अहमदाबाद के टेक्सटाइल रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं। फिज़िकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL जो अहमदाबाद में है, सॉल्ट एंड मैराइन रिसर्च लेबोरेटरी भावनगर में, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दिल्ली में है, या नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च वो भी न्यू दिल्ली में। देखो ये सब जो होते हैं ना वो अपने पब्लिकेशंस में, अपनी जो है वो ये मैगज़ीन्स में, वेबसाइट्स पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐसी प्रोवाइड करते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हो, और हम खुद वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए नहीं जा सकते, इसीलिए वो हमारे लिए सेकेंडरी डेटा कहलाता है ना। या तो कितनी सारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी होती हैं जो अपनी इन्फॉर्मेशंस रखती हैं, जैसे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, ये सब भी तो अपनी इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं ना, जो अपने एरिया के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और हमारे लिए ज़रूरी होती है। इसके अलावा पब्लिकेशंस ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशंस, कितने सारे ऐसे बिजनेस एंड कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो भी अपनी पब्लिकेशंस, अपनी मैगज़ीन्स जो है वो छपवाते हैं। कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो हर साल अपनी मैगज़ीन्स छपवाती हैं कि जिनमें उन कंपनी के रिलेटेड जो है वो ये इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जैसे कि इकोनॉमिक ट्रेंड, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो CA के इंस्टीट्यूट्स हैं वो द चार्टर्ड अकाउंटेंट नाम के मैगज़ीन्स बनाते हैं। या तो फॉरेन ट्रेड रिव्यू जो हमारे इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो ये बताता है। तो ऐसे कितनी सारी मैगज़ीन्स, पब्लिकेशंस जो है ये ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। या तो फिर सबसे सिंपल न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, अलग अलग तरह के न्यूज़पेपर्स या तो पीरियोडिकल्स होते हैं। पीरियोडिकल्स मतलब जो हर हफ्ते या तो हर 15 दिन में ऐसी इन्फॉर्मेशन या ऐसी अपनी मैगज़ीन्स वगैरह जो है वो ये पब्लिश करते हैं, वो पीरियोडिकल्स कहलाए। तो वो भी अलग अलग टॉपिक पर होते हैं। आप लोग जैसे न्यूज़पेपर अगर रीड करते हो तो उसमें हर टॉपिक के जो है वो पर्टिकुलर पेजेस होते हैं। या जो पीरियोडिकल्स आते हैं ना, वो पीरियोडिकल्स भी जो है पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड होते हैं, कॉमर्स के रिलेटेड, बिजनेस टुडे, या जैसे जो है ये फाइनेंस एक्सप्रेस, ये सब पीरियोडिकल्स हैं जो हमारे लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाया हमारे पता है, ये सब पब्लिश्ड रिसोर्सेज कहलाए, ये सब पब्लिश किए हुए रिसोर्सेज हैं। और अब जो है वो ये दूसरा देखें हम लोग सेकेंडरी डेटा में, तो सेकेंडरी डेटा फ्रॉम अनपब्लिश्ड रिसोर्सेज, जो अनपब्लिश्ड रिसोर्सेज हैं, इनके लिए कहा जाता है कि समटाइम्स द डेटा मे बी ड्रॉन ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम द अनपब्लिश्ड इंटरनल रिकॉर्ड्स ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस विच आर प्रिपेयर्ड फॉर द रेफरेंसेस। कितनी बार कोई प्राइवेट कंपनियां या तो कोई पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट या पब्लिक कंपनी होती है ना, उनके पास अनपब्लिश्ड इंटरनल रिकॉर्ड्स होते हैं, अपनी कुछ पर्सनल बातें, अपनी कुछ इंटरनल जो है ये समझो रिकॉर्डिंग्स या कुछ इन्फॉर्मेशंस जो वो पब्लिश नहीं करते। अब कोई कंपनी का जो है वो पर्टिकुलर कितना प्रॉफिट है या उसके अंदर कितने वर्कर्स काम करते हैं, हर एक वर्कर की सैलरी कितनी है, हर एक वर्कर की एज कितनी है, ऐसी कितनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उनके पास होती है जो लोग वो पब्लिश नहीं करते। वो कंपनियां ये सब इन्फॉर्मेशन पब्लिश नहीं करते, लेकिन अगर उन्हें रिक्वेस्ट की जाए तो फिर वो लोग वो इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं। ये सब कहलाया डेटा फ्रॉम अनपब्लिश्ड रिसोर्सेज, है ना, अनपब्लिश्ड, ये पब्लिश नहीं होते। जैसे कि इनमें से जो है वो ये अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कोई कंपनी में, कोई बिज़नेस में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ कितने हैं, उनकी सैलरी कितनी है, वो लोग कितने सालों से काम कर रहे हैं, उनकी एजुकेशनल लेवल कितनी है, या तो फिर अगर कोई कंपनी ने दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है या दूसरे कोई जो है वो अगर पर्सनल उनके कोई पॉइंट्स हैं, तो ये सब चीज़ें
वो लोग पब्लिश नहीं करते, लेकिन हम लोग रिक्वेस्ट से उनसे ये चीज़ें ले सकते हैं। तो ध्यान आ रहा है ना कि ये सब कहलाते हैं सेकेंडरी डेटा फॉर अनपब्लिश्ड रिसोर्सेज। देखो अब टॉपिक में समझो कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा हमने समझा। प्राइमरी डेटा हम लोग खुद पर्सनली पहली बार इंफॉर्मेशन लेने जाते हैं, वो प्राइमरी डेटा कहलाता है। और सेकेंडरी डेटा मतलब कहलाए जो ऑलरेडी किसी ने फाइंड किया हुआ हो, ऑलरेडी किसी ने फाइंड कर लिया हो और वो इन्फॉर्मेशन हम लोग जो है वो लेने जाते हैं, ये सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा होता है ना, वो ज़्यादा रिलायबल कहलाता है, विश्वासकारक कहलाता है, ट्रस्टेड होता है, क्योंकि हम खुद इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो। लेकिन सेकेंडरी डेटा इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं कहलाता है कि हो सकता है सेकेंडरी डेटा हम दूसरों से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन अगर उसके पास ही इन्फॉर्मेशन गलत हो सकता है हमें भी वो इन्फॉर्मेशन गलत मिले। सेकेंडरी डेटा शायद ट्रस्टेड नहीं होता, लेकिन सबके ऊपर शक थोड़ी कर सकते हैं कि सेकेंडरी डेटा मतलब सभी इन्फॉर्मेशन गलत हो गई, ऐसा भी नहीं है ना। कोई इन्फॉर्मेशन में भी गलत हो सकती है, सबके ऊपर डाउट नहीं कर सकते। इसीलिए एक पॉइंट आता है कि जब भी आप सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने जा रहे हो ना, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जो हमारे चैप्टर का आखिरी पॉइंट है कि प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग सेकेंडरी डेटा। आप जब किसी और से इन्फॉर्मेशन ले रहे हो तो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो देखो कौन सी चीज़ें ध्यान रखें। सबसे पहला आता है कि शुड बी वेरीफाइड फ्रॉम वेयर इट कलेक्टेड। सबसे पहले आप जिससे भी सेकेंडरी डेटा ले रहे हो ना, उससे वेरीफाई करो कि उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली है। बराबर, आप किसी और से इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, उन्होंने भी तो कहाँ से ली होगी ना, कि उन्होंने भी पर्सनली कलेक्ट की है कि उन्होंने भी किसी और के थ्रू ली है, कि तीसरे पर्सन के थ्रू ली है, हो सकता है ना। तो इसलिए सबसे पहले वेरीफाई किया जाए कि भाई वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली है। कि अगर कोई पब्लिक मतलब कि अगर कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, कोई गवर्नमेंट संस्था है ना, तो वो रिलायबल कहलाती है, मतलब कि हाँ भाई ये विश्वासकारक कहलाते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट संस्था से इन्फॉर्मेशन ले रहे हो मतलब वो सही है। या तो फिर अगर कोई पब्लिक कंपनी या कोई पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक संस्था या तो कोई अगर प्राइवेट संस्था, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो तो वो शायद रिलायबल नहीं कहलाती। इसीलिए आप जब दूसरों से इन्फॉर्मेशन लेने जाओ तो पहले उससे पूछो कि आपको वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, तो पता चलता है कि भाई वो रिलायबल है या नहीं। या तो पर्पस ऑफ कलेक्टिंग, कि जिससे भी आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो ना, सेकेंडरी डेटा जहाँ से भी कलेक्ट कर रहे हो, तो पहले वो स्टडी की जाए कि उन्होंने वो डेटा किस पर्पस से, मतलब किस वजह से कलेक्ट किया था। हो सकता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन की वजह अलग हो और दूसरे की इन्फॉर्मेशन की वजह अलग हो। तो इसीलिए सबसे पहले जो है वो ये पर्पस चेक किया करो कि भाई किस वजह से उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली है और किस वजह से हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। देन डेटा मस्ट नॉट बी टू ओल्ड। इसके अलावा जो भी आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो ना, वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। आप 2020 में जो है वो ये कोई इन्फॉर्मेशन देख रहे हो और उसमें आप 2005-6 की इन्फॉर्मेशन चेक करोगे तो वो इन्फॉर्मेशन हो सकता है काफ़ी गलत हो, या तो अभी हमारे यूज़ ना हो सके ऐसे हो। इसीलिए जो है वो ये ऐसी इन्फॉर्मेशन चेक करनी चाहिए कि भाई ज़्यादा पुरानी हो। जैसे अगर आपको पेट्रोल का प्राइस, गोल्ड का प्राइस, या फिर जो है वो ये कोई ग्रेन्स या कोई दूसरी चीज़ों का प्राइस आपको चेक करना हो और उसमें आप बहुत पुराना, सालों पुराना प्राइस चेक कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, तो बताओ सालों पहले का प्राइस तो उसमें बहुत फ़र्क होगा ना। इसलिए इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पुरानी ना हो, ये देखते हैं। देन एस्टिमेटेड डेटा शुड बी अवॉइडेड। फिर एस्टिमेटेड डेटा, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी भी होती है जो सिर्फ एस्टिमेटेड होती है। एस्टिमेटेड मतलब अंदाजे से। अब जैसे भाई इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है प्रेजेंट में, तो अंदाजे से 130 करोड़, अंदाजे से। लेकिन परफेक्ट कितनी है ये तो 2021 के सेंसस में पता चलता है ना। तो ऐसी कितनी इन्फॉर्मेशन होती है जो अंदाजे से ढूंढ लेते हैं। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन परफेक्ट मेथड से फाइंड की गई हो वही इन्फॉर्मेशन जो है वो लेनी चाहिए। एंड आखिरी में मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा शुड बी नोन। फिर जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली है वो कौन सी मेथड से ली है ये भी समझना ज़रूरी है।
मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा शुड बी नोन, मेथड भी पता करनी चाहिए कि उन्होंने कौन सी मेथड से वो इन्फॉर्मेशन ली है। जैसे हमने पहले देखी ना अलग अलग मेथड, डायरेक्ट इंक्वायरी या इनडायरेक्ट इंक्वायरी, मेथड ऑफ क्वेश्चनरीज, उसमें भी बाय पोस्ट या एन्यूमरेटर। तो कौन सी परफेक्ट मेथड से उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली है ये भी जानना ज़रूरी है। तो जब हमें लगे मैं अगर किसी और से इन्फॉर्मेशन लेने जाऊंगा तो पहले मैं उससे ही पूछूंगा तुम्हें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, कैसे ली, किस तरह से ली है, ये सब उससे पूछूंगा। जब मुझे अगर सेटिस्फेक्शन होगा ना कि नहीं ये इन्फॉर्मेशन उसकी बरोबर है, तो ही मैं उससे इन्फॉर्मेशन लूँगा, तो मेरे लिए वो सेकेंडरी डेटा कहलाया, नहीं तो नहीं। ध्यान आया ये? तो देखो आज हमने ये पहले चैप्टर में इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करते हैं वो हमने समझा, और प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बारे में भी समझा। तो हमारे जो स्टेटिस्टिक का रूल आता है ना, फिर से मैं इसलिए बार बार याद करवा रहा हूँ क्योंकि हमारा पूरा जो है वो ये स्टेटिस्टिक इन चीज़ों के ऊपर टिका हुआ है। हमारे जो स्टेटिस्टिक में डेफिनेशन में ये रूल बताते हैं, स्टेटिस्टिक मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, फिर उसे एनालाइज करना, फिर उसमें से कोई रिज़ल्ट बनाना। तो हमने पहले चैप्टर में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना वो हमने सीखा, अब उसको एनालाइज करना, उनमें से फिर रिज़ल्ट बनाना, ये हम लोग आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। तो हम लोग स्टेटिस्टिक के अब सम्स हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से शुरुआत करें फिर। तो अब नेक्स्ट वीडियोस में ये सब इन्फॉर्मेशंस देखेंगे। थैंक यू।